हेलो एवरीवन, मेरा नाम कार्तिक मंगला है और मैं शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ का थर्ड ईयर का छात्र हूँ। आप देख रहे हैं डेरिवेटिव्स एंड फाइनेंस बाय डॉक्टर नरेंद्र कुमार निगम। जब आप घर या गाड़ी का लोन लेने जाते हैं तो बैंक बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगता है। उसमें से एक डॉक्यूमेंट होता है ब्लैंक चेक, जो बैंक हमसे एज अ कोलैटरल मांगता है। जब बैंक हमसे ब्लैंक चेक मांगता है तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं और हम टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन चिंता की बात नहीं, आज मैं आपकी सभी क्वेरीज का आंसर दूंगा। आज मैं ब्लैंक चेक के बारे में डिस्कस करूंगा जो बैंक हमसे लोन लेते वक्त मांगता है। क्या ये लीगल है? बैंक क्यों मांगता है? क्या बोरोर मना कर सकता है? और हमें किस किस तरह की प्रिकॉशन लेनी चाहिए ये चेक इशू करते वक्त। हमने इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हमने सभी रेलेवेंट क्वेश्चंस का आंसर किया है रिगार्डिंग ब्लैंक चेक्स। सेकेंड पार्ट में हमने सारी प्रिकॉशंस डिस्कस करी हैं जो हमें लेनी चाहिए ये चेक इशू करते वक्त। थर्ड पार्ट में हमने केस स्टडीज एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कवर की हैं। और फाइनली लास्ट पार्ट में हमने मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट्स इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को डिस्कस किया है। पहला सवाल, बैंक आपसे ब्लैंक चेक्स क्यों मांगता है लोन देते वक्त? अगर हम किसी भी कारणवश घर या गाड़ी की ईएमआई पे नहीं कर पाते तो बैंक ये ब्लैंक चेक फिल करके डिपॉजिट करा देगा, और क्योंकि हमारे अकाउंट में रिक्वायर्ड बैलेंस नहीं होगा ये चेक बाउंस हो जाएगा। अब बाउंसिंग ऑफ चेक एक क्रिमिनल एक्ट है एज पर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। इसके तहत बैंक आपके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है और आपको कॉसी कोर्ट में ले जा सकता है इंस्टेड ऑफ अ सिविल कोर्ट। अब ये कॉसी कोर्ट क्या होता है? कॉसी कोर्ट एक मिक्स है सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट का, जिसमें हमें पेनल्टी डबल द अमाउंट ऑफ चेक लग सकती है एंड 2 साल तक जेल भी हो सकती है। दूसरा सवाल, क्या ब्लैंक चेक लेना लीगल है? ऐसा कोई भी कानून में नहीं लिखा कि ब्लैंक चेक लेना इलीगल है, इसलिए यहाँ पर एक रेगुलेटरी वैक्यूम क्रिएट होता है एंड बैंक्स आपसे ब्लैंक चेक मांग सकते हैं। और यह एक लीगल प्रैक्टिस भी है उन जगह पर जहाँ पर ईसीएस फैसिलिटीज़ नहीं है। अभी ईसीएस फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? इसको इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम भी बोलते हैं। इससे हमारे पीरियोडिक पेमेंट जैसे ईएमआई हमारे बैंक से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाती। तीसरा सवाल, क्या हम मना कर सकते हैं? आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार बैंक को सलाह दी गई है कि वो ब्लैंक चेक्स ना मांगे अगर उनके पास ईसीएस फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। इसलिए हमारे पास राइट है उन्हें डिनाई करने का और हम ऑप्ट कर सकते हैं फॉर ईसीएस फैसिलिटीज। अगर हम ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से लोन ले रहे हैं जहां पर ईसीएस फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो हमें ब्लैंक चेक्स डिपॉजिट करने पड़ेंगे, वरना हमें बैंक लोन नहीं मिलेगा। हमने नीचे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट अटैच कर दी है जो ईसीएस फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। स्पीकिंग प्रैक्टिकली, आज भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स लोन देते वक्त ब्लैंक चेक्स मांगते हैं, चाहे उनके पास ईसीएस फैसिलिटीज अवेलेबल हो या ना हो। प्रश्न 4, क्या हम इसी कंप्लेंट कर सकते हैं? हमारे पास ये बैंक से पूछने का अधिकार है कि वो हमसे ब्लैंक चेक क्यों मांग रहा है। हम अपने ब्रांच मैनेजर से बात कर सकते हैं। अगर हमें उचित जवाब नहीं मिलता तो हम रीजनल ऑफिस में भी अपना कंसर्न भेज सकते। अब हम इस सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए जब बैंक हमसे ब्लैंक चेक्स मांगता है। हमें बैंक को बोलना चाहिए कि वो हमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेल करे जो भी उन्होंने लोन देने के लिए मांगे थे। अगर ब्लैंक चेक रिक्वायर्ड है टू इशू द लोन तो हमें ब्लैंक चेक देते टाइम उसकी रिसीट मांगनी चाहिए एंड उस रिसीट में सभी चेक नंबर्स मेंशन होने चाहिए। हम बैंक को बोल सकते हैं कि वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड के लेटर में ब्लैंक चेक्स रिसीव्ड अटैच करके दे। अगर बैंक लोन देने के बाद इनमें से कुछ नहीं करता तो हमें उन्हें मेल्स करनी चाहिए और फिर भी रिस्पॉन्स ना आने पर बैंक से उनके अगेंस्ट एफआईआर करनी चाहिए। प्रश्न 5, हमें ब्लैंक चेक देते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमें सब चीज़ें फिल करके ही चेक देना चाहिए। हमें हमेशा नेम एंड उसका अकाउंट नंबर लिखना चाहिए। अगर बैंक को दे रहे हैं तो हमें बैंक का नाम लिखकर ही देना चाहिए ताकि कोई और उस चेक को यूज़ ना कर पाए। हमें मैक्सिमम अमाउंट लिख देना चाहिए अपने सिग्नेचर्स के साथ ताकि बैंक उससे ज़्यादा विड्रॉ ना कर सके। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम ये चेक वापस ले लें रीपेमेंट ऑफ लोन के बाद। अगर आपके पास ईएमआई रीपे करने के पैसे नहीं हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला, आप बैंक ऑफिशियल्स को सच बता दो,
दूसरा, या फिर आप बैंक को फ्रॉड कर सकते हो। अगर आप सेकंड ऑप्शन करने की सोच रहे हो तो हो सकता है कि आप नीरव मोदी और विजय माल्या से इंस्पायर्ड हो। अगर आप सोच रहे हो कि सिटीज चेंज करके या अकाउंट बंद करवा कर या फिर आप ब्लैंक चेक पर स्टॉप ऑर्डर डालकर या फिर कोई और जुगाड़ लगाकर बच सकते हो तो आप गलत हो। चलिए अब मैं आपको रियल लाइफ केसेस बताता हूँ। हमारा पहला केस है राकेश मैनकुमेन वर्सेस नारायण दोनू जोगलेकर, बॉम्बे हाई कोर्ट। इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने बोला कि अकाउंट क्लोज करना या फिर चेक डिसऑनर होना क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा एज पर सेक्शन 138 एंड आप पर एक्शन होगा। लेकिन आपको 15 डेज का ग्रेस पीरियड मिलेगा फ्रॉम द रिसीट ऑफ द नोटिस, एक आखिरी मौका अपनी बेगुनाही प्रूव करने का। ऐसा भी हो सकता है कि आपका चेक किसी टेक्निकल रीजन की वजह से डिसऑनर हो गया है या फिर कोई जेन्युइन मिस्टेक हो गई हो, इसलिए आपको ग्रेस पीरियड दिया जाएगा ताकि आप उस गलती को सही कर सको। हमारा सेकंड केस है मेसेस इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वर्सेस मेसेस इंडियन टेक्नोलॉजिस्ट एंड इंजीनियर्स, जिसमें कंप्लेनेंट ने हैदराबाद बैंक में 28 नवंबर 1990 को चेक प्रेजेंट किया क्योंकि अक्यूज ने प्रॉमिस किया था कि वो चेक ऑनर होगा, लेकिन वो चेक 29 नवंबर 1990 को डिसऑनर हो गया क्योंकि या तो अक्यूज ने बैंक को चेक स्टॉप करने के लिए बोला था या फिर उसके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे। फिर कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट फाइल कर दी अंडर द सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कंप्लेंट को अपहेल्ड किया एंड उस चेक को डिसऑनर ही बताया अंडर द एनआई एक्ट। चेक डिसऑनर होने के बाद नोटिस इशू होता है जिसमें बैंकर बोरोअर को 15 डेज का टाइम देता है टू पे द रिक्वायर्ड अमाउंट, नहीं तो आपके ऊपर डिसऑनेस्ट इंटेंशन के चार्जेस लगाए जाएंगे एंड फिर आप पर कॉसी कोर्ट में केस चलेगा। इसलिए अगर किसी भी रीजन की वजह से आपका चेक बाउंस हो गया है एंड पेमेंट नहीं हुई तो आपको 15 डेज का ग्रेस पीरियड मिलेगा जिसमें आप पेमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप पर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट में केस चलेगा। तो हमने इन दो केसेस से सीखा है कि अगर आपका चेक किसी भी रीजन की वजह से बाउंस होता है तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा एंड उसमें आपको पेमेंट करनी है, अदरवाइज आप पर केस चलेगा। अब हम फोर्थ सेक्शन में रीसेंट डेवलपमेंट इन एनआई एक्ट कवर करेंगे बाय राजस्थान हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 138A एंड सेक्शन 148A। डिफॉल्टर के लिए यह कंपलसरी है कि वो अपील करने से पहले 20% फाइन डिपॉजिट करे। इसलिए अगर मेरा 1 लाख का चेक बाउंस हुआ है एंड मैंने कोर्ट में अप्रोच किया है तो मुझे 20,000 रुपये देने होंगे। इसलिए वीडियो को खत्म करने से पहले हमारी सलाह यही है कि आप ब्लैंक चेक्स ना दें एंड अगर देना है तो सावधानी बरतें। धन्यवाद।